नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी में। हमारी शतकों के शतक एमसीक्यू की सीरीज चल रही है। आज उसी कड़ी में हम 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर सामने आए हैं जो आपके राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी से संबंधित होंगे। साथ ही साथ देश में शासन व्यवस्था को अच्छे से संचालित करने के लिए जो आयोग बनाए गए हैं, जो संगठन बनाए गए हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न अर्थात उनके संगठन की प्रकार्य क्या है, संरचना क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी ही चाहिए, ताकि हम जब सरकारी नौकरी में जाएंगे तो उसकी पद्धति, कार्य पद्धति से हम परिचित हों। इसके लिए शासन और संविधान ने जो भी व्यवस्थाएं बनाई हैं उनसे संबंधित जानकारी हमें होनी चाहिए। यही सामान्य ज्ञान का एक प्रमुख विषय है। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा की सिलेबस में जो हम देखते हैं यूनिट नंबर 10 में इसका व्यापक रूप से उल्लेख है। टू द पॉइंट उसके चैप्टर सिलेबस के रूप में दिए गए हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है। तो दोस्तों, आज हम इस कड़ी के माध्यम से आपके लिए आने वाले सभी प्रश्नों के जो सभी एग्जाम हैं उनके प्रश्नों को कवर करने के महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ इस श्रृंखला को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सीधे हम प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं और प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न में क्या कहा गया है। तो दोस्तों, प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस एक्ट के द्वारा दिया गया था? देश में जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उनको ओबीसी कहा जाता है। तो सरकार ने जो पिछड़ा वर्ग है, देश में सर्वाधिक आबादी पिछड़ा वर्ग समुदाय से है एससी एसटी के बाद। तो ये जो वर्ग है, पिछड़ा वर्ग, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, जिसके लिए काका कालेलकर आयोग सन 1953 में गठित किया गया, 1978 में बीपी मंडल आयोग गठित किया गया और इन आयोगों के द्वारा ये बताया गया कि देश में जो पिछड़ी जातियां हैं उनमें सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ापन है और उनके लिए कल्याण के लिए जो एक आयोग बना था उसको बोला गया था पिछड़ा वर्ग आयोग। उसका बाकायदा संवैधानिक दर्जा देने का काम, संविधान में उसको उल्लिखित करने का काम किया गया है और वो किया गया है 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा। ठीक है, सन 2018 में इस संविधान संशोधन को किया गया। तो दोस्तों, संविधान संशोधन का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई भी विधि, ऐसा कोई भी प्रावधान जिसको हम संविधान में जोड़ना चाहते हैं स्थायी रूप से या आने वाले समय में तदनुरूप जब समय अनुकूल परिवर्तन करने की समय आए तब तक के लिए इसको हम व्यवस्थित कर दें। तो इसके लिए एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी के नाम से 102वां संविधान संशोधन स्थापित किया गया है और इसके लिए बाकायदा संविधान में आर्टिकल रखे गए हैं, जैसे आर्टिकल 338 बी, 338 खा यानी 338 बी में इसको आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। आर्टिकल 342 ए, इसमें ओबीसी की केंद्रीय सेंट्रल लिस्ट के बारे में प्रावधान है केंद्र सरकार द्वारा बनाने का। बाद में 105वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सरकारों को भी ओबीसी लिस्ट बनाने की जो अधिकार है उसको बहाल कर दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 16, आर्टिकल 15 में भी इनके संरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। तो इस तरीके से जो प्रश्न पूछा गया था कि इस आयोग को संवैधानिक दर्जा किस रूप में दिया गया, जैसे हम लोग बात करते हैं कि पंचायतें, पहले देश जब आजाद हुआ तभी से पंचायती राज शुरू कर दिया गया था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से, लेकिन संवैधानिक दर्जा देने का काम 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा किया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे इसका हम पिछड़ा वर्ग के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक में पूछा गया है कि कौन सा लक्षण एक समान है, यानी ये जो संस्थाएं हैं इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जो इन सबको परिभाषित करता है, यानी हम एक शब्द में इनको बता सकते हैं। तो सीधा आप देखिए, इनमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से जो ऑप्शन तीसरा है ये बता रहा है कि ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। संवैधानिक संस्थाओं का मतलब ऐसी संस्थाएं जिनका संविधान में उल्लेख है, संविधान में इनका नाम उल्लेख मिलता है, संविधान निर्माताओं ने या आने वाली सरकारों ने समय समय पर जो भी जोड़ा है संविधान में प्रावधान, उसके अंतर्गत इनका वर्णन है। तो उसकी हम बात करें, निर्वाचन आयोग बिल्कुल संवैधानिक आयोग है, आर्टिकल 324 में इसका उल्लेख है। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 124 में इसका उल्लेख है। ठीक,
और लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हम कैग बोलते हैं, सीएजी बोलते हैं, इसका आर्टिकल 148 में उल्लेख है। यानी ये सभी का वर्णन संविधान में है और इनको संविधान में उल्लिखित किया गया है, इसीलिए इनको हम संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। ऐसी संस्थाएं, एक शब्द होता है संवैधानिक और एक शब्द होता है सांविधिक। क्या होता है? सांविधिक। तो इनमें कंफ्यूजन मत रखिएगा, इसका हम सामान्य अर्थ बता देते हैं। संवैधानिक का मतलब होता है जिसका वर्णन संविधान में है, ठीक, और इसमें कुछ जोड़ा जाएगा, कुछ घटाया जाएगा तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। एक होता है सांविधिक। सांविधिक का मतलब होता है जिस पर कानून बनाकर संसद क्या करेगी? कानून बनाएगी। संसद द्वारा क्या किया जाएगा? कानून बनाकर। यह संविधान संशोधन नहीं होता है, इसके लिए एक कानून बनाया जाता है, सामान्य कानून, जैसे सामान्य एक्ट पारित किए जाते हैं और उनके द्वारा जो भी संस्था बनती है उसको हम सांविधिक निकाय या सांविधिक संस्था कहते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। जैसे निर्वाचन आयोग क्या है? संवैधानिक आयोग है, लेकिन बहुत सारे जैसे एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उनको हम सांविधिक रखेंगे क्योंकि वो एक्ट के द्वारा बना दिए गए हैं। ठीक है, जैसे महिला आयोग अधिनियम, महिला आयोग के स्थापना के लिए महिला आयोग एक्ट बना था, तो वो क्या है? सांविधिक है, वो संवैधानिक नहीं है, क्योंकि महिला आयोग के बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अन्य ऑप्शनों में जो चीजें बताई गई हैं, परामर्शदात्री मतलब ये परामर्श देने वाली संस्थाएं हैं, संविधानेतर मतलब संविधान के बाद गठित संस्थाएं हैं, तो इसका जो स्पष्ट ऑप्शन है सी, वो इसको स्पष्ट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी। तो दोस्तों, जो सीवीसी होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये काम करता है देश में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, ऐसे मामलों का उजागर करने के लिए जो देश में एक अच्छा माहौल निर्मित करें, भ्रष्टाचार मुक्त माहौल निर्मित करें। और इनमें से जो कमेटी है जिसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी, यानी देश में एक अच्छी सुशासन की सरकार स्थापित हो, इसके लिए जो कमेटी ने सिफारिश दी थी उसका नाम था संथानम कमेटी। तो के संथानम इसके चेयरमैन थे और इस चेयरमैनशिप में 1962 में कमेटी गठित की गई थी। 1964 में इसने सिफारिश दी थी और इस कमेटी की सिफारिश पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जिस आयोग की स्थापना की गई थी उसका नाम है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और इसको केंद्रीय सतर्कता आयोग कहते हैं। ठीक, और यह आयोग संवैधानिक नहीं है, यह सांविधिक है, क्योंकि यह कानून बनाकर स्थापित किया गया है। और ऐसा कानून जिसको संविधान संशोधन मतलब जिसके द्वारा संविधान में कुछ चीजें जोड़ दी जाएं, उनको हम कहते हैं संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए, संविधान संशोधन को पारित होने के लिए दोनों सदन की अनुमति आवश्यक होती है, अनिवार्य होती है। चलिए, नेक्स्ट है, कौन सी संस्था बहुसदस्यीय नहीं है? बहुसदस्यीय संस्था का मतलब होता है ऐसी संस्था जिसमें सदस्यों की संख्या एक से ज्यादा हो, दो से ज्यादा हो, उनको हम क्या कहेंगे? बहुसदस्यीय। यूपीएससी जो होता है उसमें 10 सदस्य, एक चेयरमैन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं, और जो 7 हैं वो पदेन सदस्य होते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग में भी अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, यानी ये बहुसदस्यीय निकाय है। लेकिन कैग जो है एक होता है, आर्टिकल 148 में उल्लिखित है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और 6 साल और 65 वर्ष की आयु तक इसका कार्यकाल होगा। तो यह एक व्यक्ति होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो यह एक सदस्यीय निकाय है, न कि बहुसदस्यीय निकाय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न में, जिसमें यह कहा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से कुछ गलत है 3 और एक सही है, वो आपको बताना है। तो बताइए इसमें कौन सा कथन सत्य है। पहला है राज्य वित्त आयोग का प्रावधान 243 डी में, तो ये गलत है, ये 243 आई में है। ठीक, आर्टिकल 243 आई, इसमें राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है, तो ये गलत है। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान 243 एक में नहीं है, 243 के में है। ठीक, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है राज्य महाधिवक्ता का प्रावधान
ये भी गलत है क्योंकि ये 165 में है महाधिवक्ता के बारे में। महाधिवक्ता कौन होता है? राज्य सरकार का सरकारी वकील होता है, सरकार के जो कानूनी न्यायालय के मामले हैं उस पर पैरवी करता है, सरकार का पक्ष रखता है। भारत के महान्यायवादी का वर्णन 76 में है, ये सही है। तो ऑप्शन डी सही है, बाकी सब गलत हैं। ठीक है, चलिए, यानी ये जो क्वेश्चन है हमें ये बताता है कि हमें संविधान पढ़ना है तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को भी क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके हमसे वो प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों, जो संघ लोक सेवा आयोग है उसको हम यूपीएससी भी कहते हैं शॉर्ट में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यह एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जिसके द्वारा चयन किए गए जो अधिकारी हैं आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, केंद्र सरकार की बड़ी वर्ग में नौकरी करते हैं। ठीक, तो इन सब में नियुक्ति के लिए जो परीक्षा आयोजित होती है यूपीएससी की, उसको करने वाली संस्था है संघ लोक सेवा आयोग। और इसके जो चेयरमैन होते हैं, इसके जो मेंबर होते हैं, उनका एक निश्चित कार्यकाल होता है। वही पूछा गया है कि कितना होता है, तो वो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक, जो भी पहले हो तब तक रहेंगे। ठीक है, इसके बाद यानी 65 साल से कम उम्र है तो 6 साल तक रहेंगे, रिटायर हो जाएंगे, यानी वो पद से हट जाएंगे, किसी और पद को दिया जा सकता है। लेकिन यदि 65 वर्ष की आयु पहले हासिल कर लेते हैं, 3 साल ही कर पाए, तो उसके बाद भी इनको रिटायर कर दिया जाएगा इससे। ठीक, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों, जीएसटी एक टैक्स है, यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इस टैक्स के माध्यम से विभिन्न प्रकार के लगभग 17 से अधिक करों को क्या कर दिया गया था, इसमें विलय कर दिया गया था, और एक देश एक कर, वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा को इसमें अपनाया गया है। और 1 जुलाई सन 2017 से यह जो है जीएसटी कानून जो है लागू किया गया है, और इसके लिए संविधान संशोधन भी करना पड़ा है, ध्यान रखिएगा। 101वां संविधान संशोधन हुआ है, और इसका जो अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। अर्थात जीएसटी के बारे में कोई निर्णय करना है, कोई भी चीजों को शामिल करना है, संशोधन करना है या निरस्त करना है, इसमें जो अध्यक्ष होंगे केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है देश में राजस्व एकत्रीकरण से जुड़ा हुआ मामला है, जीएसटी कलेक्शन का मामला है, तो देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो जो है इसके नियंत्रक होंगे, उस पर निगरानी रखेंगे। इसीलिए अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी है वो वित्त मंत्री को दी गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे अपन, ये बी नंबर इसका सही आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, कैग की जांच रिपोर्ट का सही क्रम क्या होगा? यानी जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कैग को देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक भी कहा गया है। इस पद का प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि केंद्र और राज्यों को जो पैसा दिया जा रहा है योजनाओं में लगाने के लिए, वो सही तरीके से लगा या नहीं, अर्थात जो भी योजना में पैसा स्वीकार किया गया उसका सही इस्तेमाल किया गया या नहीं, भ्रष्टाचार तो नहीं किया गया, इसकी निगरानी करने के लिए और उस पर बाबत रिपोर्ट देने के लिए जिसकी नियुक्ति की जाती है उसे हम कैग कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और इसका काम होता है कि लेखाओं की जांच करना, लेखा परीक्षण करना, और यानी उसके हिसाब का, लेखा का जांच पड़ताल करना और इसकी एक रिपोर्ट देना। तो वो क्या करते हैं, पहले जांच रिपोर्ट करते हैं। ठीक, जांच करेंगे, कैग मतलब सीएजी, ये जांच करेंगे, जांच के बाद रिपोर्ट देंगे, रिपोर्ट के बाद रिपोर्ट जो है किसको देंगे, यहाँ पास इसका आंसर आ जाएगा राष्ट्रपति, कैग, जांच रिपोर्ट संसद, राष्ट्रपति। ठीक, और ये लोक लेखा समिति, संसद, कैग, जांच रिपोर्ट, राष्ट्रपति। इसका आंसर डी वाले में है। सबसे पहले कैग क्या करेगा, जांच करेगा, जांच के बाद रिपोर्ट देगा, रिपोर्ट किसको देगा, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति जो है संसद के पटल में रखवाएगा उस रिपोर्ट को, संसद जो है लोक लेखा समिति को भेजेगी, यानी लोक लेखा समिति क्या करेगी, ये कैग की रिपोर्ट की जांच पड़ताल करेगी, उस पर विचार करेगी और फिर उस पर निष्कर्ष निकाला जाएगा। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद का क्रम होता है, इसको ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया था, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब यह है कि पहले सिविल सेवा की परीक्षा ब्रिटेन में आयोजित की जाती थी और उसमें अंग्रेज ही हिस्सा लेते थे, यूरोपीय ही हिस्सा लेते थे, श्वेत, ठीक है, इंग्लैंड वाले। बाद में लॉर्ड लिटन के समय में इसका भारतीकरण किया गया, अर्थात कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो क्या बोलते हैं यहाँ पास जो है लॉर्ड बेंटिक है, ध्यान रखिएगा, विलियम बेंटिक, ठीक, लिटन की जगह बेंटिक रहेगा। विलियम बेंटिक के समय में ये रखा गया था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म से हो, कहीं से भी हो और भारत के हो, भारत का हो, वह भी जो है सिविल सेवा का क्या कर सकता है, सिविल सेवा परीक्षा में भाग ले सकता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ये सब किया गया था, लिटन की जगह बेंटिक कर लेंगे, बाकी पूरा सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन महिला आयोग से संबंधित तथ्य गलत है? तो दोस्तों यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें से महिला आयोग से रिलेटेड कौन सा नहीं है उसके बारे में देखना है। तो इसका गठन 31 जनवरी 1992 को किया गया है। हमने जैसे बताया था कि महिला आयोग को स्थापित करने के लिए 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 पारित किया गया था संसद द्वारा, और इस एक्ट के द्वारा यानी 1990 के एक्ट के द्वारा 31 जनवरी 1992 को स्थापना हुई थी, सही है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है, सही है। इस आयोग की प्रथम अध्यक्ष श्रीमती जयंती पटनायक थी, सही है। इस आयोग की वर्तमान अध्यक्ष सुश्री स्वाति मालवाल हैं, गलत है ये, क्योंकि इसके 2 अध्यक्ष हैं वर्तमान में, वह हैं श्रीमती रेखा शर्मा जी। कौन है? सुश्री रेखा शर्मा जी, रेखा शर्मा है इसकी अध्यक्ष, ठीक, ध्यान रखिएगा, इसकी अध्यक्ष है रेखा शर्मा वर्तमान में, ठीक। तो ये वाला स्टेटमेंट डी नंबर गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। हाँ, प्रदेश राज्य महिला आयोग से संबंधित कौन सा कथन गलत है? यानी इसमें बताया गया है कि राज्य, अभी तुम राष्ट्रीय महिला आयोग की बात कर ली, अब राज्य मतलब मध्य प्रदेश महिला आयोग। इसमें पहला है राज्य महिला आयोग का गठन 23 मार्च 1998 में किया गया था। अब यह भी एक सांविधिक निकाय है, इसके लिए भी मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 पास किया था और उसी एक्ट के द्वारा 23 मार्च 1998 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। ये एक्ट लिखा भी है, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम पारित किया गया था। अध्यक्ष सहित यह 7 सदस्यीय निकाय है। इसका मुख्यालय जबलपुर में स्थित है, ये गलत है क्योंकि इसका मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में है। तो इसका मुख्यालय भोपाल में है और बाकी सभी स्टेटमेंट सही हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। ये है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, शब्द से ही बता रहा है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो बालक हैं, जो वयस्क नहीं हैं, उनके कल्याण पर बढ़ावा देने के लिए, उनके बालपन के, उनके कौमारपन पर संरक्षण के लिए, उनके उन्नयन के लिए, उनका सशक्तिकरण करने के लिए, यदि उन पर कोई अपराध हो रहा है उस पर कार्रवाई करने के लिए, एक्शन लेने के लिए जो आयोग है वो है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसके बारे में कुछ गलत स्टेटमेंट है, उसका हमें सिलेक्शन करना है। इसमें से अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल या 65 वर्ष की आयु तक होता है, ये सही है। सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, 65 वर्ष की आयु तक होता है। इसके बारे में अध्यक्ष और सदस्य लगातार 2 कार्यकाल तक पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। आयोग अपना प्रतिवेदन केंद्र सरकार को सौंपता है, ये सही है, ये सही है और ये गलत है। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल 65 साल होता है, लेकिन सदस्यों का जो कार्यकाल है 3 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक, ठीक, कितने तक? 60 वर्ष तक। बाकी सब सही है, 65 यहाँ नहीं आएगा सदस्यों में। अध्यक्ष वर्ग 65 साल तक रहेंगे, जो सदस्य होंगे 60 साल उनकी एज लिमिट है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर गलत है, बाकी सब सही हैं, ठीक। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र से कौन सा एक्ट बाहर रखे गए हैं? तो दोस्तों राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यह भी एक सांविधिक निकाय है। इसका संसद ने एक कानून बनाकर बाकायदा प्रावधान किया था 2009-10 में और 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके माध्यम से क्या कहा गया था
कि जो जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, इसके अलावा वनों का संरक्षण करना है, बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन करना है यानी जैव विविधता संरक्षण करना है, इसके अलावा पर्यावरण का संरक्षण करना है। इन सब के लिए इस एक्ट को, इस प्राधिकरण को गठित किया गया था, लेकिन वन्य जीव संरक्षण से रिलेटेड नहीं है, SC ST के पारंपरिक निवासी अधिनियम से रिलेटेड नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा अधिनियम बाहर रखे गए हैं, तो उपयुक्त दोनों रखे गए हैं। ठीक है, ये बाहर रखे गए हैं, तो बाहर कौन सा नहीं रखा गया है, यानी शामिल कौन कौन से हैं, तो शामिल है यानी ये जो प्राधिकरण है ये किसकी जांच करेगा, ये ट्रिब्यूनल है, एक प्रकार का न्यायिक निकाय है जो विवादों का समाधान करेगा, जो ऐसे मामलों की समाधान करेगा, उस पर कार्रवाई करेगा जो होंगे वायु प्रदूषण निवारण से रिलेटेड, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम से रिलेटेड, जल प्रदूषण से रिलेटेड होंगे, ठीक है, वन संरक्षण से रिलेटेड होंगे और पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड होंगे, जैव विविधता से संरक्षण से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो जैव विविधता संरक्षण हो, पर्यावरण संरक्षण हो, वन संरक्षण हो, जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, इनके बारे में एक्शन लेने के लिए, इनसे संबंधित यदि कोई मुकदमा होता है, विवाद होता है, उस पर एक्शन लेने के लिए ये जो निकाय है गठित किया गया है, इसके अंतर्गत ये दोनों एक्ट नहीं आएंगे, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या होता है? देश में जाहिर सी बात है कि संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, बिल्कुल दिए गए हैं। जब कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा रहा होता है या कोई कार्य कर रहा होता है, उसके साथ कई बार मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। ठीक है, तो जैसे पुलिस कस्टडी में किसी की मृत्यु हो जाती है, पुलिस द्वारा जबरिया उससे बयानबाजी करवाई जाती है, उससे गवाही ली जाती है, तो वहां पास देखा जाता है कि कई बार मानवाधिकार उल्लंघन के मामले देखे गए हैं, यानी पुलिस द्वारा अतिशय अत्याचार जो हो रहा है पब्लिक पर, उसके मामले कई बार देखे गए। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन भी लिया और बाकायदा दुनिया भर में दबाव बढ़ा कि हर देशों के पास एक मानवाधिकार आयोग हो जो मानवाधिकार के हनन मामलों पर जांच कर सके। इसके लिए देश में भी 1993 में एक कानून बनाया गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण कानून। उसी कानून के तहत आयोग का निर्माण किया गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, NHRC कहा जाता है। तो इसमें संबंध में सदस्य नहीं है, यानी इसका जो संरचना है इसमें कौन सदस्य नहीं होगा उसके बारे में बात करें तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष होगा, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष इसका पदेन सदस्य होगा, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष इसका सदस्य होगा, विधि आयोग का अध्यक्ष इसका सदस्य नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों, इसके बारे में हम बता दें कि इसमें एक अध्यक्ष होता है। क्या होता है? इस आयोग में एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं, ठीक, जिनमें से 2 महिला और इसके अलावा 7 पदेन सदस्य होते हैं। कितने? 7 पदेन सदस्य। तो जो पदेन सदस्य हैं उसी पदेन सदस्य में एक ये होता है, एक ये है, एक ये है। इसके अलावा जो ये SC और ST के 2 हो गए, 3 ये हो गए, 4 ये हो गया। एक होता है दिव्यांगजन कल्याण आयुक्त। तो दिव्यांगजन कल्याण आयुक्त जो बनाया जाता है वो सदस्य होता है। एक OBC कमीशन का अध्यक्ष होता है। तो 1 2 3 4 5 6 और एक जो है बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भी जो है इसका पदेन सदस्य होता है। तो 7 हो गए, 7 5 12 1 13, यानी 13 सदस्य निकाय है। 2019 में संशोधन हुआ था इसकी संरचना में, तो ये हुआ है वर्तमान में। एक आगे बढ़ते हैं। वित्त आयोग का प्रधान कार्य है। तो दोस्तों, फाइनेंस कमीशन एक संवैधानिक आयोग है। आर्टिकल 280 में इसका उल्लेख है। इसका वर्णन इसलिए किया गया था, इसका प्रावधान इसलिए किया गया था कि केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण हो सके, अर्थात जो भी टैक्स कलेक्शन होता है राज्यों और केंद्र के बीच, उनमें राज्यों का कितना हिस्सा है, केंद्र का कितना हिस्सा है, इसके बारे में बाकायदा जो राजस्व वितरण है इसकी अनुशंसा करने के लिए आयोग है, ये विचार करता है और ये रिपोर्ट देता है, सलाह देता है, परामर्श देता है केंद्र को। उसी आधार पर राज्यों को जो है राजस्व वितरित किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों, खाद्य संरक्षण आयोग, मध्य प्रदेश भी भारत की तरह कृषि प्रधान राज्य है और कृषि ही देश की और प्रदेश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। तो इसके लिए जो खाद्य संरक्षण है, यानी
लोगों को खाद्यान्न की आपूर्ति हो सके, खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके, बफर स्टॉक को बढ़ावा दिया जा सके, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए एक आयोग गठित किया गया जो देश में, जो प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सब जगह सभी व्यक्ति को खाद्यान्न की सुनिश्चित आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो चल रही है उसका अच्छे से कार्यान्वयन हो सके, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो 2013 में पारित किया गया था उसको अच्छे से लागू किया जा सके, सभी को खाना यानी भोजन यानी खाद्यान्न उपलब्ध हो रहा है या नहीं इस बार विचार करने के लिए आयोग बना और इसकी स्थापना जो है 21 जुलाई सन 2017 को की गई। सन 2017 को की गई तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, भोपाल में की गई है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में? राज्य लोक सेवा आयोग की मतलब हम एमपीपीएससी की बात कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर है संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकेगा, यूपीएससी का सदस्य बन सकेगा, अन्य राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकेगा, बिल्कुल सब सही हैं। यानी स्टेट पीएससी में, किसी भी स्टेट पीएससी में जो भी मेंबर होंगे वो यूपीएससी में जा सकते हैं क्योंकि उनका प्रोन्नयन है, वो प्रमोशन है वो, लेकिन यूपीएससी का मेंबर या चेयरपर्सन किसी राज्य में नहीं जाएगा क्योंकि वो अपर संस्था में है, ऊपर की संस्था में है, तो उसको नहीं जाया जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि दूसरे जैसे छत्तीसगढ़ पीएससी का अध्यक्ष होंगे वो मध्य प्रदेश पीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं, एमपीपीएससी के अध्यक्ष सीजीपीएससी में जा सकते हैं, सीजीपीएससी के सदस्य भारत एमपीपीएससी में आ सकते हैं और उनका प्रमोशन यूपीएससी में जा सकते हैं, लेकिन यूपीएससी का मेंबर या अध्यक्ष किसी राज्य में नहीं जाएंगे, किसी राज्य की स्टेट पीएससी में नहीं जाएंगे। इसका स्टेटमेंट सभी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसकी हमने बात करी थी कि मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 साल या 65 वर्ष की उम्र तक। कितने होता है? 5 साल या 65 वर्ष की आयु तक, ध्यान रखिएगा। अन्य सभी का तो 6 वर्ष और 65 वर्ष तक होता है, 62 वर्ष तक होता है, लेकिन ये खाद्य संरक्षण के मामले में ध्यान रखिएगा 5 साल या 65 वर्ष की आयु तक। ये जो है रिलेट कर, इसको हम सीधा रिलेट कर सकते हैं, जैसे सरकार 5 साल में बदलती है। खाद्य संरक्षण आयोग जो आयोग होते हैं ये जो है सांविधिक होते हैं, सरकार के द्वारा बनाए गए होते हैं, तो इसलिए इसका सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है इसके अध्यक्ष और सदस्यों की, ठीक। तो 5 साल होता है इसका कार्यकाल, ध्यान रखिएगा खाद्य संरक्षण के मामले में। आगे आता है सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार सूचना आयुक्त का वेतन किसके बराबर रखा गया है? तो आरटीआई कानून में जो संशोधन है उसमें किया गया 2019 में, जिसमें ये कहा गया है कि जो मुख्य सूचना आयुक्त होंगे, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उसका वेतन जो है देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होगा, यानी इनको जो है बराबर एक दर्जे में रख दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए, है ना, आगे बढ़ जाते हैं। निर्वाचन आयोग से संबंधित गलत का युग्म कौन सा है? तो दोस्तों ये जो है गलत युग्म कौन सा है ये बताना है। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सही है, सुकुमार सेन जी थे। प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस रमा देवी, ये भी सही है। प्रथम मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरैशी, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज केवी सुंदरम, ये गलत है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है यूएनओ का अंग है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का अंग है, और उसमें जो जज बनने वाले भारतीय हैं वो बेनेगल नरसिंह राव पहले थे। यही बेनेगल नरसिंह राव जिन्होंने संविधान का प्रथम प्रारूप बनाया था, बीएन राव हम इनको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो बेनेगल नरसिंह राव पहले रहे, फिर और कौन से रहे? दलवीर भंडारी, इसके अलावा आर.एस. पाठक, ठीक, रघुनंदन स्वरूप पाठक, आर.एस. पाठक कहा जाता है, नागेंद्र सिंह। तो ये 4 व्यक्ति हैं जिनको दी हेग नीदरलैंड में स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इनको जज बनाया जा चुका है। पहले थे बेनेगल नरसिंह राव, 1951-52 में बने थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये केवी सुंदरम नहीं थे, ये आंसर गलत है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा युग्म गलत है?
तो दोस्तों सीधा ये बताया गया है कि कौन सा युग्म गलत है। क्षेत्रीय परिषदें किसके अंतर्गत आएंगी? गृह मंत्रालय। क्षेत्रीय परिषद मतलब देश की आंतरिक सुरक्षा संबंधित है, देश की आंतरिक परिषदों से संबंधित मामला है, समस्त राज्यों के सहयोग से बनेगी परिषदें, तो ये आंतरिक मामला है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई, यह गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आएगा। ये कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय, कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय किसके अधीन आएगा? कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय, यानी ये डीसी नंबर गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये 22 नंबर दिया गया है और इसमें हम बात करते हैं, बहुत सारी राजनीतिक दल लिखे गए हैं, 4 उनके स्थापना दिवस बताया गया है, स्थापना वर्ष बताया गया है। स्थापना वर्ष मूल्यांकन करना है। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार चल रही है, इसकी स्थापना 1980 में हुई थी लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार जी की कांग्रेस से अलग होकर 1999 में इन्होंने नई पार्टी बनाई और यह राष्ट्रीय पार्टी भी है। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना माननीय कांशीराम जी द्वारा 1984 में स्थापित किया गया था। तो बीजेपी की स्थापना 1980 में 6 अप्रैल को अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और अन्य नेताओं द्वारा। कांग्रेस 1885 में की गई, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे और एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम, एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने स्थापना की थी। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, शरद पवार जी ने 1999 में स्थापित किया। बहुजन समाज पार्टी जिसकी वर्तमान सुप्रीमो मायावती जी हैं और इसकी स्थापना माननीय कांशीराम जी द्वारा 1984 में की गई थी। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो सीधा बताएंगे हम। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा से की जाती है। नीति आयोग एक संवैधानिक आयोग है। तो यहां ध्यान रखिएगा, महाधिवक्ता की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल को तो है, लेकिन राष्ट्रपति की संस्तुति जरूरी नहीं है। राज्यपाल के द्वारा जो है, राज्यपाल का ये विधायी शक्ति है। ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नीति आयोग एक संवैधानिक आयोग है, ये गलत है। संविधान में इसका जिक्र ही नहीं है नीति आयोग का। इसको जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है उसके प्रस्ताव के आधार पर इसको बना दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2। ठीक, कोई भी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के महान्यायवादी के विषय में कौन सा कथन गलत है? असत्य का मतलब फॉल्स, इनकरेक्ट। तो वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही है। वह योग्यताएं होनी चाहिए जो न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जज के समान। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। तो वह सदस्य नहीं होना चाहिए, ये वाला सी गलत है। ये महान्यायवादी जो है इन सबको योग्यता रखता है और वह जो है किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, लेकिन यह संसद के किसी भी सदन में जाके बोल सकता है, क्योंकि महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है, भारत सरकार का न्यायिक प्रतिनिधि होता है। कहीं भी अगर सरकार का पक्ष रखना हो तो न्यायालय के रूप में, जो जज के रूप में, या कह सकते हैं कि लीगल अथॉरिटी के रूप में जो पक्ष रखने वाला व्यक्ति है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, महान्यायवादी होता है। और एक संवैधानिक निकाय है, आर्टिकल 76 में इसकी नियुक्ति का प्रावधान है राष्ट्रपति द्वारा। तो सदस्य होना जरूरी नहीं है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है कुछ क्षेत्रीय परिषदें, उसका लिखा है मुख्यालय। क्षेत्रीय परिषदें क्या होती हैं? मतलब उत्तर, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। इसका मतलब ये है कि जैसे उत्तर में है तो उत्तर के जो राज्य हैं भारत में, ठीक है, वो आपस में मिलकर एक बैठक करेंगे और जो उनकी आपसी समस्याएं होंगी उनका समाधान करेंगे। मध्य क्षेत्रीय परिषद जो होगी उसमें मध्य भारत के राज्य, पूर्वी मतलब पूर्वी ईस्टर्न इंडिया के राज्य, पश्चिमी मतलब पश्चिम साइड के, और दक्षिण मतलब दक्षिण भारत के राज्य, ये मिलकर आपस में एक काउंसिल के द्वारा अपनी आपसी विवादों का समाधान करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके लिए आर्टिकल ही बनाया गया है। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के मुख्यालय नई दिल्ली सही है, मध्य का इलाहाबाद में सही है, पूर्वी का कोलकाता में सही है, पश्चिमी का मुंबई में सही है और दक्षिण का चेन्नई में सही है, यानी पूरे सही सुमेलित हैं। चलो आगे बढ़ते हैं।
अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई? दोस्तों अंतरराज्यीय परिषद का मतलब ये होता है कि अन्य राज्यों के साथ यानी कई राज्यों के द्वारा आपस में मिलकर जो भी विवाद है, जो भी विकास, जो भी कार्य करना है, जो भी बातें करनी है, वो आपस में मिलकर के हम एक बैठक करें और सभी राज्यों के सम्मति से हम कोई भी डिसीजन कर सकते हैं। इसके लिए अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना जो है 28 मई 1990 को की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, 28 मई 1990। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतरराज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? तो दोस्तों अंतरराज्यीय परिषद जैसे हमने बात की 28 मई 1990 को स्थापना की गई थी। राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना, उन पर परामर्श करना, कुछ सभी राज्यों के एक से अधिक विवादों के समान हित से संबंधित विषयों का जांच कर परामर्श करना, उपयुक्त विषयों विशेषकर जिनमें संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना, उपयुक्त सभी। तो ये सभी बातें हैं, मतलब एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार किया जा सके। जैसे एक घर में सभी भाई आपस में मिलजुल कर रहे तो परिवार अच्छा रहता है, वैसे ही देश में सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश मिलकर रहे, कोई भी विवाद हो उनको बैठकर बाकायदा समाधान कर लिया जाए तो उसका असर अच्छा होगा, देश सशक्त होगा। ठीक, तो इसके लिए ये अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या होती है? राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एक ऐसी सभा, एक ऐसी संस्था जिसमें देश के सभी बड़े बड़े प्रतिनिधि मिलकर के देश के विकास के बारे में निर्णय करें, देश के विकास के बारे में सोचें, देश के विकास में फैसला करें, अपना जो विजन है उसको रखें। उसके लिए हम राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी सन 1952 में। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं, मंत्री भी शामिल होते हैं। इनका प्रयास ये रहता है कि देश में जो भी काम हो रहा है, देश में जो विकास किया जाना चाहिए, वो केवल केंद्र कोई एक अकेला केंद्र नहीं है, पूरा भारत केंद्र है, पूरा भारत एक देश है। यदि पश्चिम बंगाल में कुछ विकास होगा पूरे भारत पर असर पड़ेगा, मध्य प्रदेश में कुछ विकास होगा पूरे देश के लिए लाभदायक होगा। तो उसी तरीके से इसमें जो शामिल होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद में, उसमें राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं और मंत्रिमंडल के मंत्री शामिल होते हैं। राज्यपाल शामिल नहीं होते, राज्यपाल को शामिल नहीं किया जाता। प्रधानमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसकी बैठक समय समय पर होती रहती है और निर्णय लिए जाते हैं देश के विकास के लिए, ठीक है। और इसका जैसे नीति आयोग है, नीति आयोग के भी चेयरमैन राष्ट्र प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग में सभी व्यक्तियों को इसी तरीके से सदस्य बनाया गया है और वह मिलकर थिंक टैंक के रूप में राष्ट्र के विकास का एजेंडा आगे बढ़ाते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जैसे हम वित्त आयोग की बात करते हैं आर्टिकल 280 में, इसका वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 280 में। तो आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का वर्णन है। वित्त आयोग क्या करता है? केंद्र और राज्यों के बीच करों का यानी राजस्व के बंटवारे का वितरण करता है। यानी जो कलेक्शन हुआ है, टैक्स कलेक्शन, उसमें केंद्र का हिस्सा से राज्यों को कितना कितना बांटना है, उस सब का रेशियो बताने वाला जो काम करता है, सिफारिश करता है, वो वित्त आयोग करता है। तो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे? केसी नियोगी। सन 1951 में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी, ठीक है। संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष वर्ष की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई थी? माने 2 साल बढ़ा दिया गया था। किसकी आयु सीमा? जो है राज्य लोक सेवा आयोग, मतलब स्टेट पीएससी। जो भी यूपीएससी के 65 साल होती है, लेकिन अन्य राज्यों में जैसे राज्यों के जो आयोग हैं उनमें जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी जो रिटायरमेंट एज है पहले 60 थी, 62 कर दी गई है 41वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, संविधान के अनुसार लोक सेवा आयोग के कृत्य सरकार के लिए क्या होते हैं? तो दोस्तों जो लोक सेवा आयोग है उसका काम होता है सलाहकारी। क्या होता है? सलाहकारी होता है और अबाध्यकारी होता है। अबाध्यकारी ये शब्द नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है सलाहकारी, सलाह दे सकता है, अनुशंसा दे सकता है, ठीक है। जैसे भर्ती परीक्षा होती है तो ये इन नामों की संस्तुति करते हैं, ठीक, कि सरकार इनकी नियुक्ति करे। तो इस प्रकार से ये सलाहकारी और कुछ विषय होते हैं उनमें सलाह भी देने का काम करते हैं। चलिए
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005, ये किससे रिलेटेड था? तो दोस्तों ये जो प्रशासनिक सुधार आयोग था दूसरा, ये क्यों गठित किया गया था? ये इसलिए गठित किया गया था कि देश में प्रशासनिक सुधार किया जा सके। जो भी प्रशासनिक ढांचा है उनमें क्या कमियां हैं, क्या किया जाना चाहिए। उत्तम शासन के लिए संस्थानिक व्यवस्था में सुधार, भारतीय दंड संस्था में सुधार, सार्वजनिक जीवन में सुधार, शहरी शासन प्रबंधन के लिए सुधार। तो प्रशासनिक सुधार में जो संस्थानिक सुधार है, संस्थागत सुधार किया जाना चाहिए। ठीक, इसी प्रशासनिक सुधार की संस्तुति थी कि लोकपाल लोकायुक्त भी बनाया जाए। ठीक है, और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी कहा था। तो बाद में इस पर भी बड़े व्यापक प्रयास किए गए। इसमें आचरण संहिता जो अलग अलग सर्विस के लिए लाई गई है, उसमें इस आयोग का भी कहना था कि आचरण संहिता लागू की जाए व्यक्ति के आचरण के लिए, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए। ठीक, तो ये आयोग बना था और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग एम वीरप्पा मोइली जी की अध्यक्षता में बना था। बोला गया है कि पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभी जो यूपीएससी है हमारे केंद्र में, वो सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए एक्ट 1919 के तहत 1926 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1926 में स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा, 1 अक्टूबर 1926 को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत में लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के लिए कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा? इसको हम सीधा देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है, इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है, इसके सारे सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग के लिए जाते हैं, यह राज्य लोक सेवा आयोग को वास्तविक दिशा निर्देश भेजता है। संघ लोक सेवा आयोग के लिए कौन सा कथन सही है? इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल सही, करेक्ट है। संघ लोक सेवा आयोग अपना काम करेगा, राज्य लोक सेवा आयोग अपना काम करेगा, इन दोनों का आपस में कोई द्वंद्व नहीं है। तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में सेवाओं में कौन सी 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों अखिल भारतीय सेवा, केंद्र और राज्य सेवाएं, यानी जो अखिल भारतीय सेवाएं होंगी वो केंद्र के लिए और राज्य के लिए एक साथ काम करेंगी। केंद्र की जो सेवा है वो केवल केंद्र सरकार के अधीन काम करेगी और राज्य की जो सेवा है केवल राज्य में काम करेंगी। हम उदाहरण बताते हैं। अखिल भारतीय सेवा क्या है? आईएएस कलेक्टर क्या होता है? यूपीएससी के द्वारा सेलेक्ट होते हैं लेकिन किसी राज्य के जिले के कलेक्टर के रूप में काम करते हैं। तो क्या है? अखिल भारतीय सेवा। मतलब सरकारी कर्मचारी तो केंद्र के हैं, काम कहाँ कर रहे हैं? राज्य के लिए काम कर रहे हैं। कलेक्टर जो है किसी राज्य में काम करेगा तो उस राज्य सरकार की योजनाओं को इंप्लीमेंट करेंगे। केंद्र क्या होता है? तो केंद्र की जो नौकरियां हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो जैसे इनकम टैक्स कमिश्नर होते हैं, तो इनकम टैक्स केंद्र सरकार के अधीन आता है, उस पर जो काम करेंगे वो केंद्र सरकार के अधीन कर्मचारी कहलाएंगे और पूरा जो है केंद्र सरकार के अधीन होंगे। राज्य सरकार सेवाएं जैसे एमपीपीएससी, उसमें डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डीएसपी, ये लोग राज्य के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राज्य सरकार स्टेट पीएससी के द्वारा, तो स्टेट के लिए काम करेंगे केवल। ठीक, तो इस तरीके से ये 3 प्रकार की सेवाएं हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो दोस्तों प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब ये होता है कि ऐसा निर्वाचन जिसमें जनता द्वारा डायरेक्ट वोट करके किसी व्यक्ति को चुना जाए अपने ही व्यक्तियों के बीच में से, उसको हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है? जिसमें हम किसी भी सरकार का चयन इनडायरेक्ट तरीके से करते हैं। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है। कैसे? हमारे द्वारा चुने गए सांसद और विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं, तो वो इनडायरेक्ट हो गया। लेकिन लोकसभा सांसद को चुनने का, विधानसभा सदस्य को चुनने के लिए डायरेक्ट जनता वोट करती है, वो प्रत्यक्ष निर्वाचन है। ठीक है, कोई भी जनता के बीच से खड़ा हो सकता है चुनाव में। तो इसका आंसर होगा जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना, ये है प्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा, राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का प्रावधान किसे है? तो राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति क्या करता है? किसी भी राज्य में जो है एक निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर देता है और वह केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है उसकी सहायता के लिए वो वहां पास एक अधिकारी होगा स्टेट में, और बाकायदा जो पत्र व्यवहार है या कन्वर्सेशन है या जो भी उसकी योजनाएं हैं, जो भी नियम रूल्स हैं, उसको फॉलो करने में आसानी होती है। तो राष्ट्रपति उसके लिए नियुक्त करता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? मध्यावधि चुनाव ऐसा चुनाव की शब्दावली ये बताती है कि मध्य की अवधि में होने वाला चुनाव, अर्थात जब एक चुनाव हो गया हो
और उसके बीच वो चुनाव का परिणाम समाप्त कर दिया गया हो, वह सभा भंग कर दी गई हो, तो फिर से चुनाव कराया जाएगा। ये होता है मध्यावधि चुनाव, अर्थात समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाए, प्रदेश में जब विधानसभा भंग हो जाए, तब दोबारा चुनाव फिर कराया जाएगा। इसको हम कहते हैं मध्यावधि चुनाव। यह नौबत तब आती है जब कोई नई सरकार बनने के लिए, जैसे चुनाव हुआ, सबको अलग अलग वोट मिले, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, अब सरकार बन रही है, 2 दिन बाद फिर समाप्त हो गई, सरकार गिर गई, तीसरे दिन दूसरी सरकार बनी, वो भी चौथे दिन गिर गई, 5वें दिन नेक्स्ट सरकार बनी, और जो लोग समर्थन दे रहे हैं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, पूर्ण समर्थन नहीं दे रहे हैं, उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा, तो अपना समर्थन पीछे ले रहे हैं, सरकार गिर जा रही है। ऐसी नौबत जब आती है, तब राज्य में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति को संबंधित जो मुख्यमंत्री होते हैं वो भी भंग करने की परामर्श देते हैं, भंग करने के लिए कहते हैं। ठीक, तो ये भंग हो जाए तो उसको हम मध्यावधि चुनाव करवाएंगे, पहला नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति क्या कर सकता है? तो दोस्तों, एक व्यक्ति जो है क्या कर सकता है? एक व्यक्ति 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। इसीलिए आप देखे होंगे कि मोदी जी जब पहली बार लड़े थे चुनाव, तो उन्होंने वाराणसी और बड़ोदरा 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, और फिर बाद में बड़ोदरा से अपनी सीट छोड़ दी और वाराणसी से सांसद रहे। ऐसे ही राहुल गांधी जी, उन्होंने अमेठी से चुनाव लड़ा और वायनाड केरल से भी लड़ा, तो उन्होंने कि मेरे अमेठी से चुनाव हार गए, तो वायनाड से उनकी सीट रिजर्व रही, यानी वो वहां से जीते। तो 2 से अधिक से नहीं चुनाव लड़ सकते, और यदि दोनों से जीत गए तो 1 सीट आपको छोड़नी पड़ेगी। ये नियम है, ये आचार संहिता का हिस्सा है। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की यदि मृत्यु हो जाए तब क्या होगा? तो दोस्तों, यदि कोई चुनाव हो रहा हो कहीं और वहां जो भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तब चुनाव प्रभावित होगा। इसके लिए 7 दिन के अंदर फिर दूसरा कैंडिडेट खड़ा कर दिया जाता है और वहां चुनाव को रोक दिया जाता है थोड़े समय के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर याद रखिएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग उसी को कहते हैं। ठीक, इसके बारे में बताना है। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव का अधीक्षण निर्देशन करना सही है। संसद, राज्यों के विधायिकाओं और राष्ट्रपति के निर्वाचन नामावली तैयार करना, यह भी सही है। चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों और राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, ये सही है। चुनाव विवादों में अंतिम निर्णय की घोषणा, ये इसका मामला नहीं, ये कोर्ट में भी जा सकता है। ठीक है, चलो, तो ये इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, ये वाला सही है, ए नंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। पदच्युत का मतलब होता है हटा देना, पद से हटा देना। मुख्य चुनाव आयुक्त होता है देश का सीईसी, उसको कब हटाया जा सकता है? नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर, अर्थात एक प्रकार से महाभियोग की प्रक्रिया है। यह बहुत कठिन होती है। दोनों सदनों के यानी लोकसभा राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। आधार क्या है? कदाचार, अर्थात वो नियम के विरुद्ध काम किया है, संविधान का उल्लंघन किया है, इस आधार पर ये पारित किया जाता है और उसको हटा दिया जाता है। आज तक ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ है, तो डी नंबर ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 20 सितंबर 1978 को किया गया था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये पूछा गया है। तो दोस्तों, पिछड़ा वर्ग के बारे में सिफारिश देने के लिए और अनुशंसा करने के लिए, विचार करने के लिए 1978 में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ये बिहार के थे और इनकी अध्यक्षता में ये कमीशन गठित किया गया था और इस कमीशन ने 27% रिजर्वेशन देने की सिफारिश की थी। ठीक है, ओबीसी को। फिर बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार, वीपी सिंह सरकार के समय इसको लागू भी किया गया था। तो ध्यान रखिएगा इसको कि ये बीपी मंडल थे, 1978 में गठित हुआ था और 1980 में रिपोर्ट दी थी।
रिपोर्ट 1980 में दी थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में जो गलत कथन है उसका स्टेटमेंट हमें पढ़ना है। इसके पदेन सदस्य SC ST पिछड़ वर्ग सदस्यों में शामिल होते हैं, सही है। दिव्यांग के लिए शामिल होते हैं। गैर न्यायिक सदस्यों में महिला को अनिवार्य रखा गया है और इसकी कुल सदस्यता 13 होती है, नहीं 15 नहीं होती 13 होती है। ठीक है, बाकी सब सही है, ध्यान रखिएगा 13। इसकी संरचना के बारे में हमें पहले प्रश्न में इसको डिस्क्राइब कर चुके हैं। आगे आता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों आर्टिकल 315 में प्रावधान है कि हर राज्य के लिए और केंद्र के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। उसी तरीके से जब मध्य प्रदेश का गठन हो गया था 1 नवंबर सन 1956 को, उसी दिन से मध्य प्रदेश के इंदौर में DV रेगी की अध्यक्षता में प्रथम लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। 1 नवंबर 1956 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो जो मध्य प्रदेश PSC है, MP PSC है, उसके सदस्य के बारे में गलत कथन कौन सा होगा? सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु 62 साल की होगी, लोक सेवा आयोग के सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा। तो ये पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं है, एक बार चुने जाएंगे, 6 साल तक रहेंगे या 62 साल की उम्र तक रहेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे पद। ठीक है, अधिकार नहीं है। तीसरा जो लिखा है पुनर्नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति का उस पद में प्रावधान नहीं है। आपका दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जा सकता है, दूसरे राज्य में नियुक्ति हो सकती है, ट्रांसफर नहीं, नियुक्ति कर सकते हैं दूसरे राज्य में, या केंद्र में UPSC में नियुक्ति हो सकती है, लेकिन उसी आयोग में दोबारा नहीं होगा, तो पुनर्नियुक्ति नहीं है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद में नियुक्ति के लिए कौन पात्र है? तो दोस्तों हमने जैसे पिछले प्रश्न में इस बात पर डिस्कशन किया ही था कि कौन व्यक्ति किस में जा सकता है, तो बात करते हैं। जो MP PSC है, MP PSC में जो अध्यक्ष होगा उसमें पद के लिए नियुक्ति के लिए कौन पात्र होगा? तो कौन बन सकता है अध्यक्ष? मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य। तो सदस्य जो है अध्यक्ष बन सकता है। जैसे वर्तमान में अध्यक्ष श्री राजेश लाल मेहरा जी हैं और पहले वो सदस्य हुआ करते थे, अब क्या है? अध्यक्ष हैं, तो ये सही है। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य, ये संघ लोक सेवा मतलब UPSC, और UPSC से MP PSC में नहीं आ सकता क्योंकि वो डिमोशन कहलाता है, उस वो नहीं आ सकते। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष, तो वो अध्यक्ष बन सकता है, ये सही है। इसके अलावा A और C दोनों, तो इसका आंसर हो जाएगा A और C दोनों, यानी B गलत है, बाकी सही है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रथम वित्त आयोग 1994 में गठित किया गया था। जैसा 1993 में 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया पंचायती राज की व्यवस्था करने के लिए। ठीक है, और उसी एक्ट में प्रावधान किया गया था आर्टिकल 243I में ये किया गया था कि राज्य में जो पंचायतें हैं और राज्य सरकार है उनके बीच करों के वितरण करना, राजस्व का वितरण करने के लिए, जैसे केंद्र और राज्यों के लिए राजस्व का वितरण करने के लिए केंद्रीय वित्त आयोग है, वैसे ही राज्यों में पंचायतों, नगर निगम, नगर पालिका और राज्य सरकार के बीच करों और राजस्व के वितरण के संबंध में अनुशंसा करने के लिए राज्य वित्त आयोग होगा। और मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना 1994 में की गई। इसके पहले अध्यक्ष थे सवाई सिंह। वर्तमान में 5वां वित्त आयोग मध्य प्रदेश में चल रहा है। वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री हिम्मत सिंह कोठारी। श्री हिम्मत सिंह कोठारी वर्तमान में है। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की महिला सचिव कौन रही हैं? तो दोस्तों श्रीमती विजया श्रीवास्तव ये पहली जो है महिला सचिव रही हैं। श्रीमती उर्मिला मिश्रा, श्रीमती रजनी उइके, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये इसमें ध्यान रखिएगा, पहली महिला, फर्स्ट महिला रही हैं ये सचिव निर्वाचन आयोग की मध्य प्रदेश के। ये भी सचिव रही हैं, ये भी रही हैं, यानी उपरोक्त सभी बिल्कुल सही होगा, तीनों ऑप्शन सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग, जिस तरीके से केंद्र में मानवाधिकार आयोग है वैसे ही राज्य में, हर राज्य में मानवाधिकार के मामले पर कार्रवाई करने के लिए जो सदस्यों की नियुक्ति है, राज्यपाल को परामर्श देने वाली समिति है, उसमें कौन शामिल होगा? तो जैसे राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, और राज्यपाल द्वारा नियुक्ति तब की जाती है जब एक कमेटी उनके नाम की सिफारिश करती है। और उस कमेटी में कौन होता है? मुख्यमंत्री, गृह मंत्री होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष होते हैं। सभी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिकारों में शामिल है? तो दोस्तों इसके बारे में बताइए।
क्या हो सकता है? सिविल न्यायालय के अधिकार, राज्य अधिकार से रिपोर्ट मांगने का अधिकार, आयोग को अपनी प्रक्रिया नियंत्रित करने का अधिकार, उपरोक्त सभी, इसके सभी हैं। सिविल न्यायालय के अधिकार का मतलब ये होता है कि जैसे कोई मामला आया इसमें संबंधित में, तो इसको सम्मन देने का अधिकार, जांच करने का अधिकार, व्यक्ति की फोटो लेने का अधिकार, व्यक्ति को जो रिकॉर्ड है उनको किसी भी अदालत से या किसी भी विभाग से जानकारी लेने का अधिकार, ये सारी चीजें सिविल न्यायालय की शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। तो आयोग को भी सिविल न्यायालय की शक्तियां दे दी जाती हैं। व्यक्ति को गवाही के लिए प्रस्तुत करना, व्यक्ति के साक्ष्य के लिए एकत्रित करना, साक्ष्य एकत्रित करना, व्यक्ति को समन करना, बुलवाना, ये सब इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक, तो चलो इसका डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के काम कौन कौन से हैं? तो राज्य सरकार को वार्षिक रूप से कार्यान्वयन के संबंध में रिपोर्ट देना, ये बिल्कुल सही है। महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना तैयार करना, बिल्कुल सही है। महिलाओं के लिए राज्य की महिलाओं के आर्थिक शैक्षणिक स्वास्थ्य संबंधी निगरानी करना, बिल्कुल सही है। इसी के लिए तो इसका गठन किया गया है। ठीक है, चलो सभी इसके सही है। मध्य प्रदेश के लोकायुक्त बनने की पात्रता क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उपर्युक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। सभी बन सकते हैं लोकायुक्त। ठीक है, लोकायुक्त वही होता है जो जज पहले रहा हो, अनुभव रहा हो। राज्य सतर्कता आयोग का गठन मध्य प्रदेश में कब किया गया? तो 11 मार्च सन 1964 को, ध्यान रखिएगा 11 मार्च 1964 को राज्य सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। राज्य में भ्रष्टाचार के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए इसको गठित किया गया था। जैसे केंद्र में केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में गठित किया गया था। ठीक है, कौन सा विकल्पों में से कौन सा महाधिवक्ता का कार्य अधिकार नहीं है? तो दोस्तों बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता का कि विधानसभा में मतदान करना। महाधिवक्ता राज्य में वैसे ही होता है जैसे केंद्र में महान्यायवादी, तो इसका विधानसभा में मतदान करने का अधिकार नहीं होता, लेकिन विधानसभा में यह बोल सकता है, उसकी कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों राज्य में जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं जैसे मुस्लिम, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई, इनके कल्याण के लिए आयोग गठित किया गया है। इनके साथ कुछ दुर्व्यवहार होता है, इनके खिलाफ कुछ एक्शन होता है, उस पर कार्यवाही करने के लिए, उनके उन्नयन के प्रयास करने के लिए यह आयोग 23 अक्टूबर सन 1996 को गठित किया गया है। ठीक, और इसके लिए संरचना है, इसके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति होती है। स्वतंत्र पंचायत निदेशालय की स्थापना क्यों की गई थी? पंचायत राज संस्थान प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए। तो स्वतंत्र पंचायत राज निदेशालय की स्थापना भोपाल में की गई है और यह काम करने का काम करती है पंचायत राज संस्थान प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए, यानी उनको क्या अधिकार सौंपे जाएं, उनका सशक्तिकरण हो, राज्य का सशक्तिकरण हो, स्थान का यानी पंचायतों का आर्थिक सशक्तिकरण हो, इसके लिए नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में प्रथम महाधिवक्ता के रूप में जिसको नियुक्त किया गया था उनका नाम था श्री एम अधिकारी या श्री एस अधिकारी। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो बहुत सारे आयोग जो है, बहुत सारे संगठन का मुख्यालय मध्य प्रदेश में भोपाल में है, जैसे केंद्र में दिल्ली में है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा राजधानी भोपाल में, इसका आंसर हो जाएगा राजधानी भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश निम्न में से कौन भारतीय निर्वाचन आयोग का एक प्रावधान नहीं है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग का कौन सा प्रावधान नहीं है? पहला सही है, दूसरा सही है, फिर तीसरा सही है। सभी सही हैं, पूछ रहा है कौन सा प्रावधान नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। जब इसमें सभी सही हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन निर्वाचन आयोग की शक्ति या कार्य नहीं है? निर्वाचन आयोग क्या काम करता है उसके बारे में बात करते हैं। समय समय पर निर्वाचक नामावली तैयार करना सही है, पहला। दूसरा, तिथि और समय की जानकारी का परीक्षण करना सही है। तीसरा, राजनीतिक दलों को मान्यता देना और उन्हें निर्वाचन आवंटित न करना। तो दोस्तों यहाँ जो ये ना लिखा है ये गलत है, ये स्टेटमेंट को पूरा गलत कर देता है। ठीक है, क्योंकि इसका काम है आवंटित करना, इसके अलावा जो व्यवस्था है इसके अधिकारी नियुक्त करना, ये सही है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, गलत है, बाकी सब सही। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम सचिव कौन थे? तो दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम जो सचिव थे उनका नाम है प्रकाश चंद्र, और फर्स्ट महिला ये थी, ये फर्स्ट महिला
फर्स्ट महिला में श्रीमती विजय श्रीवास्तव, और वैसे फर्स्ट पूछे तो श्री प्रकाश चंद्र, ये निर्वाचन आयोग के सचिव थे। ठीक है, चलो। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग क्या काम करता है? पंचायतों का चुनाव कराता है, नगर निकायों का चुनाव कराता है, नहर जल संसाधन विभाग का चुनाव कराता है। कौन से मामले संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है? बताइए। पिछड़ी जाति की नियुक्ति का आरक्षण देना, उच्च न्यायिक पदों पर नियुक्ति करना, सेवाओं उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए जनती में रखना, ये सब इसका काम नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये डी, ये कोई भी इसका काम नहीं है, क्योंकि ये संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा करता है, प्रशासनिक संबंधी मामलों में सलाह देता है सरकार को, अनुशासनात्मक मामलों में जो सरकारी कर्मचारी हैं जो लोक सेवा आयोग से चुने गए हैं उनके बारे में अनुशंसा करता है, ना कि ये सब के लिए। ठीक है, ये सब सरकार का काम है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। किसी आयोग का सदस्य संघ लोक सेवा अध्यक्ष के में नियुक्त होने का पात्र होता है? बताइए इस बारे में क्या है ये स्टेटमेंट। हमने पुराने प्रश्न में इसको डिस्कशन कर लिया था कि किस आयोग का सदस्य संघ लोक सेवा अध्यक्ष और सदस्य राज्य लोक सेवा अध्यक्ष सदस्य के रूप में नियुक्त होने का पात्र होता है। जो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य होगा वो राज्य में तो जा ही नहीं सकता, पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा भारतीय निर्वाचन आयोग, ये भी गलत। तीसरा केंद्रीय निर्वाचन आयोग, ये भी गलत। इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन अधिनियम द्वारा संघ लोक सेवा के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया गया है? किया जा सकता है, तो किसके द्वारा विस्तार किया जा सकता है भाई? संसद। संसद देश में सबसे बड़ी विधायी संस्था है, इसको हम विधायिका कहते हैं, तो संसद द्वारा इसके क्षेत्र में विस्तार किया जा सकता है, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुसार अखिल भारतीय सेवा केंद्रीय सेवा के संबंध में कौन नियम बना सकता है और उसको परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है? तो राष्ट्रपति। और जाहिर सी बात है राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति सरकार के अनुसार करेगा। सरकार कौन? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद मतलब जिसकी सरकार है। ठीक, तो मंत्रिपरिषद की सलाह अनुसार राष्ट्रपति करेगा, तो राष्ट्रपति इस संबंध में नियम बना सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्न में इसमें कौन सा राज्य शासन के महत्वपूर्ण पदों के लिए चयन और पदोन्नति करता है? तो मध्य प्रदेश के जो बहुत महत्वपूर्ण पद है, एमपीपीएससी सबसे बड़ी परीक्षा होती है एमपी में, तो उसमें जो सिलेक्शन करने वाली संस्था है उसका नाम है एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, एमपीपीएससी, पहला आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षा का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों कैग, सीएजी, हम इसकी बात पुराने प्रश्न में कर ही चुके हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक, बी नंबर, 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है। संसद में किस वर्ष महालेखा परीक्षा का अधिनियम बनाया गया? तो दोस्तों ये 1971 में ये अधिनियम बनाया गया, जिसमें जो महालेखा परीक्षक है इसका जो काम है लेखा और लेखा परीक्षा, इसको अलग कर दिया गया है। ठीक है, लेखा और लेखा परीक्षा के काम अलग कर दिया गया है, तो लेखा काम करने इसका नहीं है, केवल लेखा परीक्षक का काम है महालेखा परीक्षक का। ठीक, तो 1971 में कानून बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था नियंत्रक महालेखा परीक्षक संविधान के तहत सर्व प्रमुख अधिकारी होगा? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, प्रारूप समिति के चेयरमैन, संविधान बनाने में बड़ी भूमिका, इन्होंने कहा था कि यह संविधान के तहत प्रमुख अधिकारी होगा। क्यों? क्योंकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक धन का संरक्षक, देश के वित्त का संरक्षक, वित्त का प्रहरी, सजग प्रहरी कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन हैं? तो दोस्तों जो वर्तमान में निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं ये सुशील चंद्र मई 2022 से बन गए हैं अब राजीव कुमार। कौन बन गए हैं? राजीव कुमार। इसको आप अपडेट कर लीजिएगा, राजीव कुमार अब हैं, अब सुशील चंद्र नहीं रहे। सुशील चंद्र मई 2022 तक थे, मई 2022 से राजीव कुमार जी हैं वर्तमान में, और यह जो है 25वें हैं, 25वें क्रम के हैं। और ये कौन से थे? ये 24वें नंबर के थे सुशील चंद्र, 25वें नंबर है राजीव कुमार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो दोस्तों इसकी जगह है
मनोज जोशी, डॉक्टर मनोज जोशी। तो यहाँ सुधार लीजिएगा, प्रदीप कुमार जोशी की जगह मनोज जोशी, पीके जोशी पहले थे, डॉक्टर मनोज जोशी अब हैं, ध्यान रखिएगा। इनके यूपीएससी के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान राष्ट्रीय आयोग के मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष वर्तमान में है जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, ये जस्टिस रहे हैं, और जस्टिस अरुण कुमार मिश्र वर्तमान में एनएचआरसी के चेयरमैन हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों महिलाओं के उत्थान के लिए काम करने वाले जो आयोग है, रेखा शर्मा इसकी वर्तमान चेयरपर्सन है, रेखा शर्मा जी। पहले इसकी चेयरपर्सन थी श्रीमती जयंती पटनायक, उसकी हमने बात की पुराने प्रश्न में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जो मध्य प्रदेश की बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसके अध्यक्ष जो है राघवेंद्र शर्मा जी हैं, और जो प्रियंक कानूनगो हैं वो राष्ट्रीय स्तर का जो आयोग है बाल अधिकार संरक्षण के लिए, उसके अध्यक्ष हैं प्रियंक कानूनगो। इसका काम यह है जहां कहीं भी बालकों का हनन हो रहा है, बालकों के अधिकारों का हनन हो रहा है, उस पर काम करने और एक्शन लेने का काम करता है ये आयोग, ठीक। सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल एसटी कमीशन, ठीक है, नेशनल कमीशन एनसीएसटी, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इसके अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान जी, और ये जो है विजय सांपला एससी अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये एसटी नेशनल राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति एसटी आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान, एससी आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला, ठीक है, ठीक है। और हंसराज गंगाराम अहिर जी ओबीसी के अध्यक्ष हैं, हंसराज गंगाराम अहिर जी ओबीसी कमीशन के अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन नहीं रहे हैं? तो इसमें पूछ रहा है कौन नहीं रहे। रामशंकर कठेरिया ये एससी आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, जो ओबीसी के नहीं रहे, जबकि एमएन राव रहे हैं, राम सिंह रहे हैं, एरन प्रसाद रहे हैं। वर्तमान में कौन है? वर्तमान अगर पूछे तो बता दीजिएगा, हंसराज गंगाराम अहिर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सतर्कता आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं जो सुरेश एन पटेल जी हैं, सुरेश एन पटेल राज्य केंद्र के सतर्कता आयोग हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं सुरेश एन पटेल, सी नंबर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त जो हैं उनका नाम है जस्टिस नरेंद्र कुमार गुप्ता। कौन है? जस्टिस नरेंद्र कुमार गुप्ता, ठीक है। चलिए ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? तो हमने पुराने प्रश्न में भी चर्चा की थी कि राष्ट्रीय महिला आयोग बनाने के लिए एक कानून बना था 1990 में, उसी आधार पर 31 जनवरी सन 1990 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और मध्य प्रदेश में 1998 में की गई थी। महालेखाकार का कार्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? ठीक उसी वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन से नियंत्रण अपने हाथों में लिया, वो सन था 1858। कब है? सन 1858, राइट। हाँ, राष्ट्रीय महिला आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है? तो दोस्तों ये केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होता है, केंद्र सरकार को रिपोर्ट देता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 23 मार्च सन 1998 को, पुराने प्रश्न में भी चर्चा हो चुकी है। 1995 में राज्य सरकार ने कानून बनाया और उसी कानून के आधार पर धारा 3 के तहत 23 मार्च सन 1998 को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्ति हुई, ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, राज्य महिला आयोग को किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं? तो सिविल न्यायालय की शक्तियां, जो भी आयोग बनाए गए हैं सांविधिक निकाय के रूप में, उनको सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं कि अगर किसी के साथ हनन हो रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो सम्मन जारी करना, साक्ष्य के लिए बुलाना, गवाही के लिए बुलाना, रिकॉर्ड मंगवाना, फोटो लेना, ठीक, ये सारी चीजें सिविल न्यायालय के शक्तियों के अंतर्गत आती हैं और ये शक्तियां इस आयोग को प्राप्त हैं, अन्य आयोगों को भी प्राप्त हैं सिविल न्यायालय की शक्तियां। बी नंबर। आगे है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष सदस्य के वेतन, उन पर निर्बंधन शर्त वही होगी जो निर्धारित करेगी। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होता है, तो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी, केंद्र सरकार इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य और सदस्य कितने होंगे, जिनमें कम से कम 2 स्त्रियां होंगी, तो 1 अध्यक्ष होंगे, 6 सदस्य होंगे, 1 अध्यक्ष 6 सदस्य, यानी टोटल कितना 7, सी नंबर हो जाएगा 7 इसका आंसर। ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था, तो मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया था 22 दिसंबर 2007 को। दोस्तों इसके लिए राष्ट्र में यानी केंद्र सरकार द्वारा एक कानून संसद द्वारा कानून बनाया गया था 2005 में, बाल अधिकार संरक्षण कानून अधिनियम 2005। उसी अधिनियम के तहत देश में भी 2007 में गठित हुआ। 2007 में 22 दिसंबर को मध्य प्रदेश में भी आयोग का गठन कर दिया गया। ठीक है, चलिए इसके अध्यक्ष की हमने बात करी, राघवेंद्र शर्मा जी हैं, और देश में जो है कौन है, प्रियंक कानूनगो है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है, तो जैसे केंद्र राष्ट्रीय आयोग केंद्र सरकार को देगा, तो राज्य आयोग राज्य सरकार को देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए आयोग जो अनुसूचित जाति आयोग के नाम से जाना जाएगा, इसका वर्णन किसमें है, तो दोस्तों यह वर्णन सबसे पहले 65वां संविधान संशोधन हुआ था 1990 में, और इसमें कहा गया था कि जो एससी हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति हैं, उनके कल्याण के लिए हम आयोग बनाएंगे और उसका संवैधानिक दर्जा देंगे, तो अनुच्छेद 338 में जोड़ दिया गया है। तो ये जो है 65वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। बाद में फिर 89वां संविधान संशोधन के द्वारा विभाजित कर दिया गया, और ओबीसी के लिए भी 102वां संविधान संशोधन किया गया। तो ये आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस आर्टिकल में अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान है, तो अखिल भारतीय सेवा क्या होती है, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। आईएफएस का मतलब फॉरेन सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, तो ये जो सेवा है इसको बनाने का अधिकार है पहला राज्यसभा को। आर्टिकल 312 में लिखा है कि राज्यसभा यदि कोई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना चाहती है तो बाकायदा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव बनाएगी, उस प्रस्ताव को लोकसभा को भेजेगी, लोकसभा भी पास करेगी यानी संसद पास करेगी, और उसको हम अखिल भारतीय सेवा बना देंगे। पहले आईएएस और आईपीएस ही सेवा थी, बाद में आईएफएस को जोड़ा गया बाद में, इसलिए आर्टिकल 312 इसकी व्याख्या करता है। ठीक है, हाँ, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के किस पद को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। आप ये सीधा समझ लीजिए, कोई भी आयोग जो बनाया गया है केंद्र में वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त करेगा, और राज्य में जो आयोग बनाया गया है वो राज्य के कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त करेगा। तो अध्यक्ष जो है क्या प्राप्त करेगा, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त करेगा। वो उसको वही सारी सुविधाएं मिलेंगी, बंगला, पेमेंट, सब जो कैबिनेट मंत्री को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, संविधान में एससी के संरक्षण के लिए ये जो शिकायत है और करना आयोग के किसके अंतर्गत माना गया है, तो आयोग के प्रमुख कार्य के अंतर्गत माना गया है। मतलब कोई भी आयोग बनेगा उस वर्ग के कल्याण के लिए काम करेगा, वो उसका मेन वर्क है, मेन फंक्शन है उसका, तो मुख्य हो जाएगा इसका प्रमुख पहला। आगे बढ़ते हैं। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए कौन सी सरकार सचिव का नियुक्ति करेगी, तो दोस्तों राज्य की बात करी गई है तो राज्य सरकार नियुक्ति करेगी सचिव। राज्य के लिए होगा तो राज्य सरकार, केंद्र के लिए होगा तो केंद्र सरकार। ठीक है, इसका बहुत साधारण सा आंसर है। आगे बढ़ते हैं। सूचना आयोग के अंतर्गत मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो दोस्तों जो सूचना आयोग है इसमें मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। जो भी बड़े आयोग हैं, संगठन हैं, राज्य में राज्यपाल करेंगे नियुक्ति और केंद्र में राष्ट्रपति करेंगे, ये इनकी विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। ठीक है, मानी जाएगी सरकार द्वारा, लेकिन सरकार किसके नाम से संचालित होती है, राज्य में राज्यपाल द्वारा, केंद्र में राष्ट्रपति के नाम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग किसके पूर्व अनुमोदन से भारत में अन्य स्थानों पर जो है अपने कार्यालय स्थापित कर सकेगा, तो केंद्रीय सूचना आयोग जो है केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित होता है, इसलिए केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक होगी। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो सूचना के द्वारा लोगों का सशक्तिकरण करना यानी जानने का अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। इसके लिए आरटीआई एक्ट 2005 में लाया गया था। ठीक, 2005 में, और इस एक्ट के द्वारा कोई भी यदि आपकी जानकारी है, किसी भी कार्यालय में आपकी आवेदन पेंडिंग है, उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो सरकार ने एक आयोग भी बनाया, उसका नाम है केंद्रीय सूचना आयोग। 12 अक्टूबर 2005 को लगाया गया, जिसमें आपको सूचना प्राप्त करने का तय समयबद्ध में अधिकार है। इसी को हम कहते हैं केंद्रीय सूचना आयोग। 12 अक्टूबर 2005 उसकी तिथि है, इसको हम ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। राज्य सूचना आयोग के कार्यों का साधारण निर्देशन प्रबंधन
किसमें निहित होता है? तो राज्य सूचना आयोग की बात है, इसके प्रबंधन किसमें निहित होगा? तो ये नियुक्त होगा आयोग के अध्यक्ष के रूप में, यानी उसका प्रमुख होता है, वही उसका निर्देशन और नियंत्रण करता है, ये प्रमुख का कार्य होता है। नेक्स्ट है, कौन आयोग के परामर्श के सदस्यों की संख्या, उनकी सेवा शर्तों के बारे में नियम बना सकता है? तो दोस्तों, आयोग के जो परामर्श से कर्मचारियों के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति है, वो केंद्र सरकार को दी गई है। केंद्र सरकार हमारे देश में सर्वोच्च है और उसको यह शक्ति प्रदान की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार। और इस श्रृंखला का हमारा लास्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एनजीटी का मतलब होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। इसमें जो विशेषज्ञ सदस्य होंगे वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे उस अवधि से लिए, फिर किंतु पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। ये बताया गया है, यह बताया गया है 5 वर्ष की पदावधि के लिए, मतलब एक बार बनेंगे 5 साल के लिए और दोबारा नहीं बनाए जाएंगे। यह एक ऐसा प्राधिकरण है जैसे कोई कंपनी स्थापित होना चाहती है और वहां कोई आदिवासी लोग रह रहे हैं, उनका घर छोड़ना पड़ेगा, परिवार छोड़ना पड़ेगा, गांव छोड़ना पड़ेगा, जंगल काटे जाएंगे, यानी पर्यावरण क्षरण या पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए एनजीटी एक संस्था है जहां लोग शिकायत कर सकते हैं और उस कंपनी के जो मांग है और पर्यावरण का नुकसान है उसके बारे में ये अथॉरिटी उसको अनुमति देगी, तब कंपनी स्थापित होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सरकार द्वारा स्थापित निकाय है जो ऐसे विवादों का समाधान करता है, जिसमें हमारे देश का औद्योगिक विकास तो है लेकिन पर्यावरण नुकसान भी हो रहा है। तो सबकी मांगे स्वीकार करके और व्यवस्थित निर्णय अनुसंधान के द्वारा करता है यह संगठन। इसकी अवधि जो है 5 साल की है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारे ये 100 प्रश्नों की श्रृंखला में हमने देखा कि चाहे निर्वाचन आयोग हो, हरित न्यायाधिकरण हो, या जो संविधान में यूपीएससी का वर्णन है, सबके बारे में हम लोग जिसकी तैयारी कर रहे हैं उन सब निकायों के बारे में पढ़ा, हमने उनकी संरचना पढ़ा, हमने उनके कार्य पढ़ा, जो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, आने वाले प्रश्नों में आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगे। तो आप इस तरह से हमारे वीडियो को तन्मयता के साथ देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।